Good morning, dear students, parents, teachers, and dear friends. Welcome all of you. Today, first of all, we discuss about difference between LCM and HCF. Then we discuss about some examples of LCM. ठीक है, तो चलिए यानी आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले HCF एवं LCM में अंतर। उसके बाद हम जानेंगे कुछ उदाहरण LCM के कि हम कैसे ज्ञात करें कि एलसीएम हमें कैसे पता लगे, उनका हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। 14 एचसीएफ एवं एलसीएम, मैसे एवं लैसे में अंतर। महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक में अंतर समझते हैं। चलिए, तो पहला अंतर है आपका कि जो संख्याएं दी हुई होती हैं उनमें जो सबसे बड़ा समापवर्तक होता है वही आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। क्या समझे आप? उनकी परिभाषा हमने देखी थी एचसीएफ और एलसीएम की। तो उससे हम कह सकते हैं कि दी गई जो संख्याएं हैं वो उनका क्या होता है, सबसे बड़ा समापवर्तक होता है। जो समापवर्तक होता है उसका मतलब है समान अपवर्तक होते थे, उनमें जो सबसे बड़ा अपवर्तक होता था उसको हम बोलते थे एचसीएफ। और जो आपका एचसीएफ है वो हमेशा जो संख्याओं का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उनसे या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। जैसे एचसीएफ 4 और 6 का देखें तो 2 आता है, तो एचसीएफ 3 और 6 का देखें तो 3 आता है, और एचसीएफ 5 और 7 देखें तो 1 आता है। तो इनमें 4 और 6 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। इसमें 3 और 6 में 3 के बराबर आ रहा है एचसीएफ, तो 5 और 7 में 1 आ रहा है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो एचसीएफ है हमारा वो दी गई जो संख्या है जिनका हम निकाल रहे हैं एचसीएफ उनसे या तो छोटी होगी या बराबर होगी। ठीक है, तो एचसीएफ में ये 2 अंतर होते हैं। उसी प्रकार एलसीएम, यह जो दी गई संख्याओं का छोटे से छोटा जो समापवर्तक होता है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, तो जो एलसीएम है वो आपकी दी गई संख्याओं में या तो बराबर होगा उन संख्याओं के या फिर उनसे बड़ा होगा, लेकिन कभी भी एलसीएम दी गई संख्याओं से छोटा नहीं होगा और एचसीएफ दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 अंतर इसमें हो गए। एलसीएम के जैसे उदाहरण 4 और 6 के जो एलसीएम है वो आता है आपका 12, और 3 और 6 का एलसीएम आता है 6। इसके बराबर आ गया, 6 के बराबर, इन दोनों में इनसे बड़ा आ गया। उसी प्रकार एलसीएम 5 और 7 होता है 35। तो हमने जाना कि एचसीएफ और एलसीएम में अंतर क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम जो अभाज्य गुणनखंड विधि है उसके द्वारा एलसीएम को कैसे ज्ञात करें। तो हमने कुछ एग्जांपल्स लिए यहाँ पे, उनमें से हम देखते हैं उदाहरण कि हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला एग्जांपल हम लेते हैं एलसीएम का, कि दिया हुआ है कि एलसीएम निकालिए, किन किन का निकालना है, 12 और 15 का। ठीक है, तो 12 और 15 आगे पीछे लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 और 12 का आप एलसीएम निकालोगे तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं हमें कौन सी विधि के द्वारा निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो पहले जान ले कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है। ऐसी विधि जिसमें अभाज्य संख्याएं हो और उनको गुणा के रूप में और टुकड़ा के रूप में लिख सके, यानी कि जो संख्याएं होंगी 15 और 12 उनको इस प्रकार से टुकड़े करने हैं ताकि जो संख्याएं आएंगे टुकड़े करने के बाद वो अभाज्य संख्याएं हो और वो गुणा के रूप में हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम जब एलसीएम निकालते हैं तो दोनों संख्याओं को साथ साथ लेके चलते हैं। कैसे, देखो 15 लिया और 12 लिया। ठीक है, इस प्रकार से साथ में लिया और इस प्रकार से हम इनका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या का इसमें भाग लगाते हैं और वो भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो पहले हम देते हैं इसमें भाग, एक का तो सभी में जाएगा, तो एक को भाग देने की जरूरत नहीं है। उसी आगे चलते हैं, 2 का भाग 12 में जाता है, 15 में नहीं जाता। तो जिस संख्या में जा रहा है आप उसमें दे, जिसमें नहीं जा रहा है उसको रहने दें। ठीक है, पूरा पूरा जाना चाहिए, उसी संख्या को भाग लगाना है। तो पहले यहाँ पे 2 आ रहा है, यानी कि शुरुआत से शुरू करना है आपको छोटी से छोटी संख्या से। तो एक का भाग दोनों में जाएगा, लेकिन तो दोनों में जाएगा तो उसको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि एक का भाग सभी संख्याओं में जाएगा। तो उससे आगे लेते हैं पहले 2, हालांकि एक भी क्या है, इनका गुणनखंड है। ठीक है, एक का भी आप भाग दे सकते हैं। तो पहले हम देते हैं 2 का भाग। ठीक है,
क्योंकि एक का भाग देंगे तो वापस यही संख्याएं आपको आज मिल जाएंगी, तो इसलिए हम एक का भाग नहीं देते हैं, पहले देते हैं 2 का भाग। तो 15 में नहीं जाएगा पूरा पूरा, तो 15 को वैसे की वैसे रखेंगे। 12 में जाएगा 2 चुकी 12, ठीक है। और वापिस 2 में 2 का भाग 6 में जा रहा है, तो 2 का भाग फिर देंगे, तो 15 आ गया वापिस, क्योंकि नहीं जा रहा, इसमें आ गया 3। अब यहाँ पे 3 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 15 है और यहाँ पर 3 है, तो ये 2 का भाग पूरा पूरा इसमें नहीं जाएगा। तब 2 से आगे चलेंगे क्या, 3, तो 3 का भाग इसमें जाता है और इसमें भी जाता है। तब चलते हैं 3 का भाग देते हैं, 3 पंजे 15, तो 15 में भाग गया पूरा पूरा 5 बार, ठीक है। और 3 एकम 3, यानी कि एक, जब तक आपका 1 आता है तब तक आपको भाग देना है। अभी यहाँ पे 1 नहीं आया, 5 की जगह भी 1 आना चाहिए, तब इसमें भाग जाएगा 5 का ही, क्योंकि और कोई बचा ही नहीं। 4 का भाग जाएगा नहीं पूरा पूरा, तो हम 5 को देंगे, ठीक है। तो 5 का भाग दिया तो इसमें भी 1 आ गया और वहां पर भी 1 आ गया। तो जो हमारे आपके इधर जो संख्याएं आ रही हैं 2 2 3 5, इनको हम यदि गुणा के रूप में लिख दें तो ये इन दोनों संख्याओं की अभाज्य गुणनखंड संख्याएं कहलाती हैं, और ये जो गुणा आएगा इसी को हम एलसीएम बोलेंगे। यानी कि जो हमारा एलसीएम होगा 12 और 15 का, वो आएगा इन सभी के गुणा के बराबर आएगा। तो बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इन चारों को आप गुणा करके देखें तो जो संख्याएं आएगी वो आपकी 15 और 12 की एलसीएम संख्या आएगी, यानी कि वो ऐसी संख्या होगी जिसमें 15 और 12 दोनों का भाग जाएगा और छोटी से छोटी होगी, ठीक है। तो चलिए गुणा करते हैं, 5 15, 15 दुना 30 और 30 दुना 60। तो 60 ऐसी संख्या है जिसमें 15 और 12 दोनों का भाग जाता है, लेकिन एक ऐसी से छोटी, क्योंकि हम लघुत्तम समापवर्त्य निकाल रहे हैं ना, तो छोटी से छोटी वो संख्या है जिसमें 12 और 15 दोनों का भाग जाता है। तो 12 और 15 का एलसीएम आता है आपका 60। उसी प्रकार हम देखते हैं एलसीएम 18 और 24 का निकालते हैं। तो 18 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इस प्रकार से 2 का भाग इसमें जा रहा है, 2 का भाग देंगे, 2 नामी 18 और 12 दुना 24, तो ये 12 बच जाएगा। फिर वापस 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें जा रहा है, तो तब तक 2 आप जब तक जाता है, 2 का भाग 9 में नहीं जाता, उसको ऐसे कैसे रखेंगे, 2 का भाग 12 में जा रहा है, इसका मतलब 6 आ गया। फिर 2 का भाग जा रहा है 6 में, तो 9 ऐसे के वैसे, और फिर 3 आता है। अब यहाँ पे 2 का भाग नहीं जाएगा, अब हम 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 3 13 9 और 3 एकम 3, फिर वापस 3 का जा रहा है क्योंकि 3 ही बचा, तो 1 आ गया और 1 आ गया। तो इस प्रकार 18 और 24 के एलसीएम निकालेंगे तो इन सबको आपको गुणा करना पड़ेगा। तो एलसीएम होगा 18 और 24 का, वो होगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, एक बार और 2 है, 3 गुणा 3, 3 बार 2 है और 2 बार 3 है, तो 3 बार 2 आ गया और 2 बार 3 लिख दिया। तो ये जो इस प्रकार से लिखते हैं इनको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो ये आपके इसके दोनों के अभाज्य गुणनखंड है। अब इनको गुणा कर देंगे तो वो हमारा एलसीएम प्राप्त होगा। तो एलसीएम इनका आएगा 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36 और 36 दूना 72। तो 72 आपका इसका क्या आ गया, लघुत्तम आ चुका है, किसका, 18 और 24 का लघुत्तम समापवर्त्य। तो इस प्रकार 15 और 12 का देख लिया, 18 और 24 का देख लिया। अब एक बार हम 3 संख्याओं का एलसीएम और देख लेते हैं, तब इनको लेते हैं, ठीक है। एलसीएम 7 21 और 28 का, ठीक है। तो लिखते हैं 7 21 और 28, इसका और एलसीएम देख लेते हैं। फिर आप इन 2 के एलसीएम आप स्वयं निकालेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो पहले इसमें भाग 2 का जाता है, 28 में जाएगा, इनमें भले ही नहीं जाता हो, कोई सी संख्या हो 2 का भाग उनमें जा रहा है तो दें, पहले 2 को स्टार्ट करें, ठीक है। 2 से भाग दिया तो 7 में नहीं जाएगा, वैसे के वैसे रखेंगे, 21 में नहीं जाएगा, 28 में जा रहा है 14 बार, ठीक है, 14 दूना 28, फिर जा रहा है 2 का भाग, यहाँ पे आ रहा है, इसमें जा रहा है तो 7 21 और 7। अब यहाँ पे 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाता है, तो 3 का दी पहले, 7 में नहीं जाएगा, 21 में जाएगा ना, 3 7 21, ठीक है।
अब यहाँ पे 7 7 7 आ रहा है, इसका मतलब 7 का ही भाग जाएगा यहाँ पे। ये लो, तो 1 1 और 1। तो इस प्रकार जो 7 21 और 28 है उनका एलसीएम इन तीन चारों के गुणनफल के बराबर होगा, जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो एलसीएम आपका होगा 7 21 और 28 का एलसीएम होगा, इन चारों को गुणा करके लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 दूनी 4 4 3 12 12 7 गुणा करके देख लिया आप इनको। 7 3 21 दुना 42 42 दुना 84। ठीक है, तो 84 इसका उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो 7 दूनी 7 3 21 दुना 42 और 42 दुना 84। तो 7 21 और 28 का जो एलसीएम है वो आपका क्या होगा 84। तो इस प्रकार हमने देखा कि एलसीएम को हम कैसे निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे एचसीएफ की कुछ एग्जांपल्स और उनको ज्ञात करने की विधि हम कैसे निकाल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।